हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज के वीडियो में हम लोग ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के 51 से अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो फ्रेंड्स, विश्व वन्यजीव दिवस ये मार्च के महीने में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 21 मार्च को। और 2022 की इसकी थीम रही है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, यानी कि रीडिस्कवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इसी के साथ ये भी आप याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 22 मार्च को, यानी कि 21 मार्च को क्या होता है, विश्व वन्यजीव दिवस, और उसके एक दिन के बाद विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 2022 में इसकी थीम रही है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, जबकि 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। ठीक है, 18 अप्रैल को। और इसकी जो थीम रही है 2022 में क्या है, विरासत और जलवायु। ये याद रखना कि वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अब ये भी याद रखो कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है, ये है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, जबकि पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नभचर स्तनधारी कौन सा है? तोता, चमगादड़, चूहा या फिर बंदर? देखो फ्रेंड्स, नभचर स्तनधारी की बात हो रही है, यानी कि उड़ने वाला स्तनधारी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन जाएगा आपका चमगादड़, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा का लक्षण क्या है? आर्थ्रोपोडा समूह आप जानते होंगे, तो इसका लक्षण पूछा जा रहा है। तो शरीर का कवच, जोड़ीदार टांगें, अखंडित शरीर या फिर नोटोकार्ड? तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि जोड़ीदार टांगें यह आर्थ्रोपोडा का लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके पहले आपको बता दें कि आर्थ्रोपोडा के जो एग्जाम्पल हैं कौन कौन से हैं। तो तिलचट्टा है, मच्छर है, मक्खी है, शतपाद, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी आदि ये जो जीव हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक विहीन लाल रुधिर अणु किसमें होते हैं? केंद्रक विहीन लाल रुधिर अणु ये फ्रेंड्स मिलते हैं स्तनियों में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वर्गीकरण की जो मूल इकाई है, जाति, वर्ग, संघ या फिर गण? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जाति, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर सही है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, रेफ्लेसिया या फिर गुड़हल? तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है फ्रेंड्स, यह रेफ्लेसिया होता है। रेफ्लेसिया ये पुष्प आप देख सकते हैं, यह मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका वजन लगभग 10 किलोग्राम तक होता है और ये लगभग 1 मीटर व्यास का होता है, तो आप समझ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष क्या कहलाते हैं? समुद्र का जो किनारा होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको पता ही है कि लवण यानी कि साल्ट की वहाँ पर अधिकता होती है। तो ऐसे पौधे जिनको लवण यानी कि साल्ट की जरूरत होती है उन्हें कहते हैं लवणोद्भिद। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। समुद्र के किनारे कौन से वृक्ष उगते हैं? लवणोद्भिद जो वृक्ष होते हैं वो समुद्र के किनारे जाकर उग जाते हैं। साइकस क्या है? आवृतबीजी, परजीवी, अनावृतबीजी या फिर सहजीवी? साइकस जरूर आपने देखा होगा, एक तस्वीर देखिए आप समझ जाएंगे। तो देखो, ये अनावृतबीजी होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप साइकस को देख लीजिए। ठीक है, यह एक सजावटी पौधा होता है जो कि आपने देखा होगा कि प्रायः इसे आप लोगों के गार्डन वगैरह में आपने इसे जरूर देखा होगा। तो अनावृतबीजी या विवृतबीजी ऐसे पौधों या वृक्षों को कहा जाता है जिनके फूल बीजों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं, लाइक एज आप देख रहे हैं। और यह दशा आवृतबीजी वनस्पतियों से विपरीत होती है। आवृतबीजी में क्या होता है, उस पर फूल आते हैं और उनके बीज अक्सर फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में क्या क्या आता है? कवक तथा जीवाणु,
कवक तथा शैवाल, कवक तथा विषाणु, जीवाणु तथा शैवाल। देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर है कवक तथा शैवाल, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। पौधे किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं? तो पौधे जो होते हैं वो किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, क्रिस्टलीय जल या फिर आर्द्रता जल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केशिका जल। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? श्वसन मूल राइजोफेरा, आर्किड, गन्ना या मक्का में। सही जवाब हो जाएगा इसका राइजोफेरा। ठीक है। राइजोफेरा क्या होता है? एक हेलोफाइट होते हैं, यानी कि लवणीय जल पादप होते हैं राइजोफेरा। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम होता है यह कैसे प्राप्त होता है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से या फिर तुलसी से। देखो फ्रेंड्स, जो पेनिसिलियम होता है यह प्राप्त होता है कवक से। ठीक है। एट्रोपिन कैसे तैयार की जाती है, यानी कि किससे तैयार होता है एट्रोपिन? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सर्पगंधा, वेलाडोना, मोलेटी और इफेडा में। सही जवाब है ऑप्शन बी, वेलाडोना से। ठीक है। अच्छा, ये जो एट्रोपिन होता है ये आंखों के उपचार में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद क्या है? जड़, तना, पत्ती या बीज? तो फ्रेंड्स, जो शकरकंद होता है यह क्या है? यह जड़ है। निम्नलिखित में अनाज नहीं है, मक्का, गेहूं, ज्वार या फिर दाल। सही जवाब ऑप्शन डी है, दाल। दाल अनाज नहीं है। घटपर्णी क्या होता है? घटपर्णी का पौधा आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर एक ऐसे पादप होता है, इसमें जब कीड़े आते हैं तो वो ये पौधा बंद हो जाता है, मतलब इसकी पत्ती इसको ढक लेती है और पौधा उसी में डिजॉल्व या अवशोषित हो जाता है। तो यह क्या है? यह एक कीटभक्षी पौधा होता है, इसको ड्रोसेरा भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी, स्कर्वी, घेंगा या फिर रिकेट्स? तो फ्रेंड्स, रिकेट्स नामक जो रोग होता है यह विटामिन डी की कमी से होता है। इसका मुख्य लक्षण आप देख सकते हैं, इसमें बच्चे का जो पैर होता है, हाथ होता है, ये सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है मेरेस्मस। मेरेस्मस मतलब आप देख रहे होंगे ये बच्चा जो है यह मेरेस्मस से पीड़ित है, जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में मुख्यतः क्या होता है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज या फिर सुक्रोज? देखो फ्रेंड्स, हमारा जो भोजन होता है वो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, और इसी कार्बोहाइड्रेट को बाद में हमारा शरीर ग्लूकोज में बदल देता है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो जो पची हुई प्रोटीन होता है शरीर में उसका संचरण होता है किस रूप में? एंजाइम, वसी अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या फिर अमीनो अम्ल? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के रूप में ही पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि मोनोसैकेराइड है? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज जो होता है यह मोनोसैकेराइड के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में शाकाहारी लोगों के लिए संघनित प्रोटीन्स का सर्वमान्य स्रोत क्या है? मांस। अब मांस तो मांसाहारी हो गया तो बात खत्म। आलू में तो प्रोटीन इतना मिलता नहीं है। अंडे और दालों में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलेगा आपको दाल में मिलेगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 जिसको आप थायमीन भी कहते हैं, तो थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो फ्रेंड्स, थायमीन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग में क्या होता है? पिंडली में अस्पर्शहता, संवेदना का कुंद होना, अति संवेदन या संवेदन शून्यता, दुर्बलता, उठकर खड़े होने की असमर्थता, पैरों पर सोंथ यानी कि उसमें जो स्वेलिंग होती है, दुश्वास मतलब सांस लेने में परेशानी, और श्वास अल्पता और धड़कन आदि इसके लक्षण होते हैं। किसके लक्षण होते हैं? बेरी-बेरी के। कैसे ठीक होगा? विटामिन B1 की कमी से। तो विटामिन B1 को पूरा कर लीजिए। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा क्या होती है? गैलेटोन्स, लैक्टोन्स, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज? देखो फ्रेंड्स, हमारे रक्त में जो सामान्य शर्करा उपस्थित होती है वो ग्लूकोज होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? जल में कौन कौन से विटामिन हैं जो कि घुल जाते हैं? तो सही जवाब है बी और सी। ठीक है, बी और सी जो होते हैं ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बताइए कि अग्नाशयी रस क्या होता है? अग्नाशयी रस अम्लीय, क्षारीय, एंजाइम या इनमें से कोई नहीं? देखो फ्रेंड्स, जो हमारा अग्नाशयी रस होता है यह
क्षारीय होता है। अम्लीय मतलब जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 7 से कम होती है, लेस देन 7, तो वो क्या होता है, वो एसिडिक माना जाता है। जबकि अगर पीएच वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या होता है, वो बेसिक माना जाता है, दैट इज क्षारीय। ठीक है। इसके बाद देखिए विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, फोलिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। तो विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए सही है। विटामिन बी3 को कहते हैं निकोटिनिक अम्ल, जबकि विटामिन बी9 को कहते हैं फोलिक अम्ल, और C6H8O7 यह फार्मूला है सिट्रिक एसिड का। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? देखो फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें ये आयोजित होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है फ्रेंड्स, यह भाग 9 में किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही है। याद रखना कि संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रपति की शक्तियां, संसद की शक्तियां। सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है संविधान का संशोधन नंबर 74। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो वर्षा का पानी मतलब H2O, और अगर इसमें H2SO4 बनना है तो क्या इसमें घुलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो मतलब क्या होता है, H2O प्लस SO2 ये बना देता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन ये विचार लिया गया है इंग्लैंड से, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, उसके लिए अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। हालांकि राज्य के लिए जो चुनाव होते हैं वो राज्य का निर्वाचन आयोग उसकी अधिसूचना जारी करता है। लोकसभा की कार्रवाई के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा और एक सींग वाला गैंडा ये मिलेगा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ये जो पार्क है काजीरंगा ये असम में स्थित है। कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगा आपका उत्पादक, फिर आता है उपभोक्ता, फिर आता है अपघटक। तो हमारा सही क्रम ऑप्शन सी है। एक प्रश्न और भी एग्जाम में आता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही उत्पादक यानी कि घास पात जो मतलब होता है उसका प्रोडक्शन होता है। और इसको कौन खाता है? इसको जानवर और वगैरह खाते हैं, और फिर जानवर को जो मांसभक्षी हैं वो खाते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादक, फिर उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ग्रीन हाउस गैस, इसको अक्सर जो है GHG से लिखा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा पृथ्वी पर सर्वाधिक है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? देखो फ्रेंड्स, ये होता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये है जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा से क्या होता है, बायोडीजल बनाया जाता है और इससे वाहन वगैरह चलाए जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ पर स्थित है? देखो फ्रेंड्स, WII मिलेगा आपको देहरादून में। इसका मतलब WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोखते हैं? देखो फ्रेंड्स, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पौधे जो होते हैं वो क्या सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, तो प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है?
तो इसको कहते हैं मृतक भक्षी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास के मैदान फ्रेंड्स आपको मिलेंगे कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। 16 घास स्थल जो होते हैं वनों को उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है, और इस तरह के जो घास के मैदान हैं वो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हुआ है फ्रेंड्स वो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, ऊपरी ध्रुव से कोई नहीं। तो सही जवाब बन जाएगा इसका ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास हुआ है। ठीक है, और यहीं पर अंटार्कटिका भी है। तो अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में ही टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ओजोन को जब मैप किया गया तो पाया गया कि दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत पर जो ह्रास हुआ है, जो छेद बना है, वो सबसे बड़ा है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र, देखो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको कहां पर? तो गुजरात में। ऑप्शन डी सही है। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? तो फ्रेंड्स विश्व में सबसे लंबी नदी है फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में नील नदी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नील नदी कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। जबकि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वांगहो नदी यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो सत्यमेव जयते नामक शब्द है यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 51 प्रश्न। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तब आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आंसर जरूर करना। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन या पहला कमेंट बॉक्स जाकर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।